दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में। लगभग मेरा सिलेबस 75+% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आने वाले कुछ दिन में लगभग हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और 100 क्वेश्चन जैसे आपके एग्ज़ाम में आना है, सेम उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है MCQ टाइप की, वो अलग से प्लेलिस्ट बनी है और जो थ्योरी हम करा रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और आप वीडियो बनाकर आप अच्छे नोट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। ठीक है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या होता है? देखो, इम्यूनिटी ये होता है कि हमारे शरीर कितना, इम्यून सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कितना मजबूत है। अगर बाहर से किसी प्रकार का अगर हमारा संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण को झेलने के लिए हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई कोई किसी किसी का आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी मान के चलें, अगर आप आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई दो लोग हैं, ठीक है, तो अगर बाहर का कोई पानी पी जा रहा है, मान लो कहीं यूपी में रह रहा है और मध्य प्रदेश दोनों लोग गए, ठीक है, तो किसी को ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश का पानी सूट नहीं करेगा और दोनों में से किसी एक को सूट कर जाएगा। तो क्या हुआ, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था जिसका पानी सूट कर गया, और जिसका नहीं अच्छा था तो उसको जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही हाल कोरोना के समय में भी हुआ। जिसका इम्यून सिस्टम जितना भी प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत था उसको कोविड नहीं होने पाया, उसको कोविड जैसा संक्रमण देखने को नहीं मिला। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था वो बहुत जल्दी संक्रमित हो गया। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल के तौर में बताने की कोशिश किया है, आप समझ रहे होंगे क्या होता है। प्रतिरक्षा प्राणी के प्रतिरक्षा प्राणी के शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए हानिकारक और अस्वीकार्य बाह्य पदार्थों के शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है, और शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं तो नष्ट करके बाहर धकेल दिया जाता है। यानी कि शरीर के अंदर कभी भी शरीर के अंदर किसी भी बाहरी पदार्थ अगर इंसर्ट कर जाते हैं तो शरीर क्या करता है, उसे नष्ट कर कर बाहर निकाल देता है। अतः प्रतिरक्षा ऐसी शक्ति है जो शरीर की रक्षा संक्रामक रोग से, जीवाणु से करती है। नहीं बताया ना, जिसका भी संक्रमण, अगर किसी के संक्रमण होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को जितना, प्रतिरक्षा तंत्र जिसका मजबूत है उसको संक्रमण बहुत देर में होता है, अगर होता भी है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। यही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जिसका मजबूत होता है उसको बीमारी बहुत कम आती है, संक्रमण वाली बीमारी। कुछ व्यक्तियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से भी प्रतिरक्षा पाई जाती है, किंतु अधिकांशतः संक्रामक रोग से बचाव के लिए कृत्रिम रूप से वैक्सीन, एंटीजन पदार्थ प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न किया जाता है। आपने देखा होगा जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था उन्हें क्या हुआ, कोरोना की वैक्सीन दी गई, चाहे कोविशील्ड हो चाहे दूसरी कंपनी की हो। ठीक है, तो क्या हुआ, उनको वैक्सीन दी गई, उनके अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। अब देखेंगे क्या है, एंटीजन वह पदार्थ होता है जो इनके शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है और था विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बना का निर्माण करता है, शरीर में रक्षा के काम करता है। यानी कि जो हमारा एंटीजन होता है उसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो हम वो किसी प्रकार का संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि अंदर हमारे क्या हुआ, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब देखेंगे प्रतिरक्षीकरण टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इसमें क्या है, प्रतिरक्षीकरण से तात्पर्य विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव है। शरीर में विभिन्न प्रकार की एंटीजन को प्रवेश कराकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना तथा बीमारी की व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुरक्षा करना होता है। यानी कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन होता है, प्रतिरक्षीकरण होता है, ये संक्रामक रोगों से बचाव करने हेतु हमारे शरीर में विशेष प्रकार की एंटीजन को प्रवेश कराया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है और हम उस रोग को लड़ने के लिए हमारे अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे हम लोग को संक्रमण होने का खतरा बहुत कम रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगों से बचाव हेतु प्रतिरक्षीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। यानी कि ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ अपनाई जा रही है, जिससे संक्रामक रोग को रोकथाम हो सके तथा बाल एवं मृत्यु दर को कम हो सकते हैं। यानी कि
जो छोटे बच्चे हैं और जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाती हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है बच्चों का, इसलिए वो बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, क्योंकि क्या है उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए WHO तो हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो विश्व लेवल पे भी टीकाकरण यानी प्रतिरक्षीकरण का कार्यक्रम चलाती है। प्रतिरक्षीकरण में बीमारियों के कीटाणुओं को परिवर्तित के रूप में मरे हुए अथवा कमज़ोर करके अथवा उनके जीव विष एंड टॉक्सिन की वैक्सीन बनाई जाती है। यानी कि जो प्रतिरक्षी जो कीटाणु परिवर्तित किए जाते हैं या मरे हुए होते हैं या तो कमज़ोर होते हैं, उनके जीव टॉक्सिन की वैक्सीन बनाई जाती है और वो वैक्सीन शरीर में प्रवेश कराई जाती है। ये वैक्सीन जब निश्चित मात्रा में शरीर में पहुंचती है तो बीमारियों की शरीर को सुरक्षा रखती हैं। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा, कुछ मुख से पिलाई जाती हैं। शरीर में पहुंचने के बाद ये शरीर में एंटीबॉडी बनाती हैं। प्रतिरक्षण सफल बनाने के लिए वैक्सीन के समय खुराक पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। यानी कि क्या है, जो वैक्सीन बनाई जाती है ये उन्हीं कीटाणुओं से बनाई जाती है जो मरे हुए हों या कमज़ोर हों, उनके विष से वैक्सीन बनाई जाती है, टॉक्सिन से वैक्सीन बनाई जाती है और इसको इंजेक्शन से या ओरल मुंह से दिया जा सकता है। जो हमारी कोरोना की वैक्सीन आई थी इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है था। और जो हमारी पोलियो की वैक्सीन है OPV, इसको नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, मुँह से दी जाती है। तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में जाकर एंटीबॉडी बना देती है, जिससे हमारी बाह्य संक्रमण से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरक्षण से लाभ क्या होते हैं। यदि समय रहते प्रतिरक्षीकरण कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या होता है, शरीर का संक्रामक रोग से बचाव रहता है। यानी कि हमारा शरीर जो होगा वो संक्रामक रोगों से बचा रहेगा। हमारे अंदर किसी प्रकार का जुकाम बुखार जो भी संक्रामक रोग होते हैं वो नहीं होने पाएंगे। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो हमारी नहीं होने पाएंगी। किसी की प्रतिरक्षीकरण के बाद रोग भी हो जाता है तो उसकी तीव्रता कम होती है। यानी कि अगर किसी का इम्यूनाइजेशन होने के बाद भी किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, यानी कि कोरोना वैक्सीन लग गई है आपको और उसके बाद भी अगर आपको संक्रमण होता है कोरोना का, तो आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बन चुकी होगी। यही कहने का मतलब है। प्रतिरक्षीकरण द्वारा रोगों से बचाव होता है, जिससे दवा आदि पर होने वाले व्यय से व्यक्ति, यानी कि जब कोरोना की वैक्सीन आपको लग गई, ठीक है, तो क्या हुआ, आप अगर बीमार भी होंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिससे आपकी दवाई का खर्चा बच जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का लाभ ही तो हुआ। शरीर रोग को हानिकारक प्रभाव से बचाता है। यानी कि शरीर में जो होने वाले हानिकारक रोग हैं उनसे भी हमारा बचाव करता है, उनके प्रभाव से हमारे शरीर को बचाव करता है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या होते हैं। देखो इसमें क्या है, अधिकांशतः प्रतिरक्षीकरण 2 सोपानों में किया जाता है। पहला है प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण और हमारा गौण प्रतिरक्षीकरण। अब इसमें देखेंगे क्या है। प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण में रोग प्रतिकारिता उत्पन्न करने के लिए एक से अधिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये प्राथमिक इंजेक्शन निश्चित समयावधि के लिए अतः धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर रोग प्रतिरक्षा धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कि जो प्राथमिक होती हैं वो धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर जो हमारी रोग प्रतिरक्षा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये हमारी प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण होती है। ये इंजेक्शन द्वारा भी लगाए जाते हैं। अब देखेंगे गौण क्या है। प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद गौण प्रतिरक्षी किया जाता है, जैसे बूस्टर डोज कहते हैं। देखो कोरोना की जो हमारी पहली जो लगाई थी, पहली और दूसरी जो डोज लगी थी कोविशील्ड की, मान लीजिए आपको कोविशील्ड लगा है, ठीक है, तो पहली और दूसरी जो डोज थी आपकी प्राथमिक थी, और जो गौण प्रतिरक्षीकरण होता है यानी कि जो बूस्टर डोज होती है उसे हम गौण प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं बन पाया है, एंटीबॉडी नहीं बन पाई है, तो वहाँ पर अगर बूस्टर डोज दिया जाएगा, गौण प्रतिरक्षीकरण किया जाएगा, तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद गौण प्रतिरक्षीकरण नहीं किया जाता तो रोग होने की संभावना रहती है। यानी कि अगर प्राथमिक जो हमारी पहली वैक्सीन डोज लगी, दूसरी लगी, उसके बाद अगर हम समय रहते ही गौण का यानी कि बूस्टर डोज का नहीं लेंगे तो वहाँ पर जो हमारी प्रतिरक्षीकरण नहीं हो पाएगा और जो रोग की होने की संभावना है वो बनी रहती है। इसलिए बूस्टर डोज सबको लेना चाहिए। प्रमुख संक्रामक बीमारों के रोकथाम के लिए प्रतिरक्षी कार्यक्रम क्या हैं, देखेंगे। भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रसारित पैम्फलेट अपने बच्चों को रोगों से बचाइए में प्रतिरक्षी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी सारणी के रूप में दी गई है, जिससे अनुसार टीके लगवाकर तथा दवा पिलाकर बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। इस तालिका में देखो क्या है, अब आयु है उसमें कौन कौन सा टीका देना है ये हम आपको दिखा रहे हैं।
जो हमारा शिशु होता है ये 3 से जब 9 माह का होगा तो इसे डीपीटी का वैक्सीन लगता है, 3 डोज लगता है। ये काहे में काम आता है, किस चीज़ से बचाव करता है, हमारा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इसका नाम ही होता है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर प्रोटिसेस एंड टी फॉर हमारा होता है टिटनेस। ठीक है, काली खांसी को पर्टूसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्टूसिस, इसीलिए डीपीटी इसका नाम होगा। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस यानी काली खांसी, टी से हमारा टिटनेस। तो ये हमारी जो छोटा बच्चा होता है 3 से 9 माह का, तो वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है और वैक्सीन 3 डोज की होती है, उसे हम डीपीटी कहते हैं। फिर आता है पोलियो, पोलियो की भी 3 डोज दी जाती है, ये पोलियो की दवा के काम आती है। फिर हमारा है बीसीजी यानी बैसिलस कॉलमेट गुरिन, इसकी भी 3 डोज दी जाती है, ये हमारी टीबी यानी कि तपेदिक से रक्षा करती है। फिर बच्चा जब 9 से 12 माह का हुआ उसे खसरा यानी खसरा का 1 डोज दिया जाता है, ये हमारे खसरा से बचाव करता है। आपने देखा होगा, ना देखा हो तो अपने हाथ, जो आपका बायां हाथ में एक टीका लगा होगा, कंधे के पास, शोल्डर के पास एक छोटा सा स्पॉट बना होगा, वो खसरा का टीका होता है। आप जब बचपन में होंगे, बचपन में क्या मतलब शिशु अवस्था में जब होंगे, तो वहाँ पर आपको टीका दिया जाता है खसरा का। ठीक है, तो वो आपको इतना दर्द करता है, वो पक जाता है, पकने के बाद आपके हाथ पर स्पॉट छोड़ देता है, जो हमारा खसरा टीका होता है। फिर ठीक है, बच्चा जब हमारा 18 से 24 माह का होता है यानी कि 2 साल का होता है, तो उसे डीपीटी का पहला डोज दिया जाता है और पहली डोज एक पोलियो की भी दी जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा एक 18 से 24 माह में एक फिर से डीपीटी का टीका दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे अब बालक में क्या है। जब बालक 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसे डीटी का टीका दिया जाता है, 1 डोज, 2 डोज अगर पहले 3 डोज नहीं लगी हैं तो डीटी की। ठीक है, डीटी मतलब होता है टिटनेस और डिप्थीरिया, टिटनेस और डिप्थीरिया, ये हमारा टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव करता है। बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो टीटी की, टाइफाइड और टिटनेस या इसकी 1-2 डोज दी जाती है, इसे मियादी टिटनेस से बचाव के लिए टीटी दिया जाता है। ठीक है, टीटी का टीका दिया जाता है। फिर 16 वर्ष का जब होता है तो टीटी टाइफाइड दोनों का दिया जाता है, एक डोज। ये हमारा क्या होता है, मियादी बुखार से, टाइफाइड या मियादी बुखार से रक्षा करता है। ठीक है, अब देखेंगे गर्भवती महिला के लिए क्या होता है। जब गर्भवती महिला 16 से 36 सप्ताह की होती है तो उसे टीटी का टीका दिया जाता है, एक टीका टिटनेस। ठीक है, टिटनेस का एक, टिटनेस से रोकता है। 2 डोज अगर पहले नहीं लगी है तो, मतलब अगर इसका पहले टीटी का पहला टीका नहीं लगा है तो उसे जब 2 डोज देनी है तो 2 डोज देना है, वो हमारी टिटनेस से रक्षा करती है। ये हमारा क्या था, एक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र था, प्रतिरक्षीकरण यानी कि हमारा वैक्सीनेशन था, एक प्रकार का टीकाकरण था जो सरकार चला रही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, रोगों से बचाव होत विभिन्न प्रतिरक्षण टीके, इसमें देखेंगे, उसमें हम टेबल बताई थी, इसमें देखेंगे क्या है। हमारे देश में शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है, 1 वर्ष में जन्मे 1000 बच्चों में से लगभग 1.5 शिशु तो 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से ही पहले ही मर जाते हैं। इस मृत्यु दर को टीकाकरण द्वारा कम किया जा सकता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 1 साल के होते हैं, 1 साल के अंदर ही वो एक्सपायर कर जाते हैं, लेकिन उसको बचाना है, उसकी मृत्यु दर को कम करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। चेचक का पहला टीका। चेचक या शीतला एक भयंकर बीमारी है, वर्तमान समय में इस पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है। इस रोग से बचाव का प्रमुख उपाय है कि जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु को टीका लगवा देना चाहिए। यानी कि चेचक अगर किसी को, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कभी चेचक न हो, तो आपको क्या करना है, जब बच्चा जन्म ले उसे प्रथम सप्ताह जो हो वहाँ पर उसको चेचक का टीका दिया जाना चाहिए। चेचक के टीके के आविष्कार जेनर 1798 में, सब लिख लीजिए कि टीका जो चेचक का टीका था वो जिन्नर साहब ने 1798 ईस्वी में दिया था। उन्होंने अपने प्रयोगों में द्वारा सिद्ध किया कि काउपैक्स यानी COP, काउपैक्स स्मॉल पैक्स से सुरक्षा प्रदान करती है। चेचक के टीके द्वारा वैक्सीन वायरस अर्थात काउपैक्स वायरस को शरीर में प्रविष्ट कराकर सक्रिय रोग निर्धारित क्षमता उत्पादित की जाती है। प्राथमिक टीकाकरण 0 से 3 माह की आयु में किया जाता है, जिसका प्रभाव लगभग 5 वर्ष तक रहता है। यानी कि इसका जो प्रथम टीकाकरण होता है वो 0 से 3 माह पर होता है और इसका जो प्रभाव लगभग 5 साल तक रहता है। 5वें वर्ष में दोबारा टीकाकरण किया जाता है, यानी कि 5 साल पर जब बच्चा हो जाता है तो उसे दोबारा चेचक का टीका दिया जाता है। तदुपरांत प्रत्येक तीसरे वर्ष में दोबारा टीका दिया जाएगा, यानी कि 5 साल बच्चा 8 साल को हो जाएगा तो उसे फिर चेचक का टीका दिया जाना है। प्राथमिक टीकाकरण बाहु पर त्रिकोणीय पेशी यानी डिलोटेड मसल्स पर दोबारा टीकाकरण रिवैक्सीनेशन अग्रबाहु फोर आर्म पर किया जाता है, यानी कि पहली बार जो हुआ तो दोबारा कहाँ होगा, अग्रबाहु पर होगा, फोम एम पर किया जाता है। चेचक का टीका दबाव विधि से लगाया जाता है। टीकाकरण करने के लिए संभावित व्यक्ति अपने हाथों से अच्छी तरह साफ करता है, तत्पश्चात सुई को स्पिरिट लैम्प की लो पर गर्म करके जीवाणु रहित स्टेरिलाइज करता है।
बच्चे की बाहु या अग्र बाहु के गीले रुई के फहे से साफ किया जाता है। स्पीड का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इससे जीवित वायरस के मर जाने का खतरा रहता है। यानी कि यहाँ पर आप स्पीड नहीं लगा, जब चेचक का टीका लगा रहे हैं बच्चे के हाथ में, तो वहाँ पर ऐसा करिए कि आप वहाँ पर स्पीड मत लगाइएगा, क्योंकि अगर इंजेक्शन में स्पीड लग जाएगा तो वहाँ पर आपको जो जीवाणु जीवित होते हैं आपके शरीर में इंसर्ट कराए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो मर जाएंगे। तो आपको टीका क्या हो जाएगा, वो टीका बेकार हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्पीड नहीं लगाते हैं। तत्पश्चात नियमित मात्रा में तैयार किया गया वैक्सीन लेकर निर्धारित स्थान पर 1 इंच के रूप में रखा जाता है। इस सुई में 10 से 15 बार प्रेशर दिया जाता है। टीकाकरण के बाद बच्चे को कुछ देर छायादार स्थान में रखा जाता है तथा टीकाकरण स्थल से रगड़ आदि से बचाया जाता है। यानी कि जहाँ पर टीकाकरण उसे लगा है वहाँ पर किसी प्रकार की रगड़ ना होने पाए। चेचक का प्राथमिक टीकाकरण कराने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ज्वर से पीड़ित ना हो। यानी कि अगर आप बच्चा को टीकाकरण दे रहे हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को क्या हो, कमज़ोर ना हो, किसी प्रकार का त्वचा रोग ना हो, उसको किसी प्रकार का बुखार ना हो, ये आपको ध्यान रखना है जब उसे टीकाकरण करवाना है। भारतवर्ष में अभी यह बीमारी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसका अंतरिम रोग 1975 में दर्ज किया गया था, अतः इस रोग को टीकाकरण किया नहीं किया जाता। मतलब अब क्या है, इसका अंतिम जो रिपोर्ट आई थी, अंतिम जो इसका केस आया था 1975 में मिला था, तब से कोई केस नहीं आया था। अब अतः इसलिए इसका कोई टीकाकरण नहीं किया जाता है। फिर हमारा है तपेदिक का टीका यानी कि BCG यानी कि बैसिलिक मैंने बताया ना, बैसिली कॉलमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म होता है BCG का। इसमें क्या है, तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका जन्म के प्रथम माह में ही लगवा देना चाहिए। तत्पश्चात 5 से 7 वर्ष की आयु में पुनः टीका लगवाना चाहिए। BCG का निर्माण कॉलमेट तथा गुरिन नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था, उन्हीं के नाम से ही BCG का टीका होता है। यानी कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो BCG का टीका है, बैसिली कॉलमेट गुरिन, इनके नाम पे ही 2 साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इस टीके का नाम पड़ा है। BCG का टीका लगाने के लिए ट्यूबरक्युलिन टेस्ट किया जाता है। टीका केवल उन्हीं लोग को लगाया जाता है जो ट्यूबरक्युलिन नेगेटिव होते हैं। यानी कि टीका लगाने से पहले ट्यूबरक्युलिन टेस्ट किया जाता है। अगर ट्यूबरक्युलिन टेस्ट नेगेटिव आता है तभी उनको टीका लगाया जाएगा। यह टीका बांह के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद 6 सप्ताह से 3 माह के बीच गांठ लंफ का निर्माण होता है और यह गांठ 2-3 माह तक बनी रहती है। यदि यह गांठ अधिक समय तक न बनी रहे तो चिकित्सक को सलाह देनी चाहिए। यानी कि अगर गांठ बनी है, अगर गांठ ये ना बने तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी है कि हाँ ये गांठ नहीं बनी है, इसका मतलब आपका टीकाकरण सही नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे टीकाकरण क्या होता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस यानी कि DPT मैंने बताया ना, डिप्थीरिया, कुकर खांसी यानी कि परटूटिस एंड टिटनेस। यह ट्रिपल एंटीजन, इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। 3 एंटीजन यानी कि 1 2 3, इसमें 3 एंटीजन है इसलिए ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकर खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया तीनों रोग के जीवाणुओं का जीव विष टॉक्सिन मिलाया जाता है और ये वैक्सीन तैयार की जाती है। सभी नवजात शिशुओं को यह टीका तीसरे, चौथे और 5वें माह में लगवा देना चाहिए। यानी कि जब नवजात शिशु होता है तो उसे तीसरे या चौथे या 5वें महीने में इस प्रकार का टीका दिया जाना चाहिए। इसके बाद बूस्टर टीका दूसरे वर्ष में लगवाना चाहिए। इसे बच्चा आक्रमण अवधि से सुरक्षित रहता है। यानी कि अब आप प्राथमिक, सेकेंडरी और तीसरी लगा चुके हैं तो बच्चे को क्या करना है, आपको बूस्टर डोज भी लगवाना है जिससे बच्चा क्या संक्रमित से बचा रहे। इस टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार आता है तथा टीकाकरण के स्थान पर पीड़ा होती है। जोड़ तथा पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए। यानी कि जब यह टीका DPT का लगेगा तो बच्चे को बुखार आएगा, ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करिए, दर्द हो सकता है तो आप चिकित्सक से परामर्श लेकर उससे दवा ले सकते हैं। ज्वर सामान्यतः 24 घंटे तक रहता है, यदि अधिक समय तक रहे तो चिकित्सक से परामर्श लेना है। यानी कि आपका जो बुखार आएगा, अब हम ही लोग देख लीजिए, हमको जब वैक्सीन लगी थी तो हमारा 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक लगातार हमको बुखार रहा था। लेकिन हमने क्या किया, डोलो खा के, पैरासीटामोल, PCM खा के अपना थोड़ा सही किया। लेकिन बुखार सबको आता है, अगर बुखार आया है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका टीकाकरण सही हुआ है। फिर देखेंगे टिटनेस का टीका यानी कि ATS। इसमें क्या है, सामान्यतः DPT टिटनेस में वैक्सीन सम्मिलित रहता है, किंतु अधिक जल जाने पर, चोट अधिक लग जाने पर टिटनेस का खतरा न हो, इसके लिए पृथक से भी चिकित्सक टिटनेस का टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। यानी कि DPT का जो टीका दिया गया है उसमें टिटनेस का टीका शामिल होता है। अलग से सलाह इसलिए दी जाती है, कभी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अलग से टीका लगवा सकते हैं। यह टीका पृथक रूप से बाजार में मिलता है जिसे ATS नाम से जाना जाता है। एंटी टिटनेस सीरम कहते हैं। यह टीका टिटनेस टॉक्साइड से बना होता है। ATS केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है
जिन्हें पूर्व में टेटनस ऑक्साइड के टीके नहीं लगाए गए हैं, यानी कि ATS उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें TT के पहले टीके नहीं लगाए गए हैं, टेटनस टॉक्साइड के टीके पहले नहीं दिए गए हैं, उन्हें ही ATS लगाया जाता है। अब देखेंगे पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो का टीका। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इससे बच्चों को पक्षाघात हो जाता है। यह रोग महामारी के रूप में भी फैलता है। इससे बचाव का प्रमुख उपाय बच्चों के जन्म के तीसरे, चौथे और पाँचवें में निर्धारित पोलियो की वैक्सीन पिलवाना चाहिए। यानी कि बच्चा कभी कभी क्या होता है, अब हमारे देश में विकलांग का दूसरा नाम दिव्यांग हो गया है, ठीक है। तो बच्चों को दिव्यांगता से बचाना है तो आपको क्या करना है, तीसरे, चौथे और पाँचवें महीने में पोलियो की वैक्सीन या पोलियो की दवा जरूर पिलवानी है। पोलियो का टीका तरल बूंदों के रूप में होता है जिसे मुंह के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ये ओरल वैक्सीन होती है, ओरल दवा होती है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में साल्क वैक्सीन ने किया था। आप इसका नाम याद रखिएगा, पोलियो के साल्क वैक्सीन ने निर्माण किया था। बाद में 1961 में सेबिन्स वैक्सीन यानी कि सेबिन्स वैक्सीन तैयार की गई, जिससे पोलियो रोग से बचाव के लिए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। चेचक उन्मूलन अभियान की तरह पोलियो को भी जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपने देश में देखा होगा पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान चल रहा है। पोलियो वैक्सीन की 3 खुराकों के रूप में दिया जाता है। शिशुओं को 3 से 4 माह या 5 माह की आयु में 3 खुराकें दी जाती हैं। पश्चात 1-2 वर्ष की आयु में बूस्टर डोज खुराकें दी जाती हैं, यानी कि इसके बाद बच्चे को बूस्टर की खुराक भी दी जाती हैं। यदि बच्चों को दस्त हो, बुखार हो तो पोलियो वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, यानी कि बच्चों को अगर बुखार है, किसी प्रकार दस्त हो रहा है तो वहाँ पर पोलियो की वैक्सीन नहीं दी जाना चाहिए। नेक्स्ट है हैजे का टीका यानी कि कलरा वैक्सीन। इसमें क्या होता है, हैजा तीव्र संक्रामक और शीघ्रता से फैलने वाला संचारी रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज है। इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। महामारी के रूप में यह मई से अक्टूबर महीने के में यानी कि गर्मियों में देखने को मिलता है। मेलों में अधिक स्थानीय रूप से फैलता है। बचा हो हैजे का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि मेले में कहीं गंदी भीड़ भाड़ जगह में इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है, हैजा देखने को मिलता है, या महामारी के रूप में भी किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है। हैजे का टीका विब्रियो कोलरी जीवाणु से तैयार किया जाता है। कोलरा वैक्सीन की एक शीशी में 8 अरब मृत विब्रियो कोलरी जीवाणु रहते हैं। वैक्सीन लेने के 8 दिन बाद प्रतिकारता उत्पन्न होती है। इसकी मात्रा आयु के अनुसार दी जाती है। प्रत्येक वर्ष में गर्मियों में यह टीका लगवा लेना चाहिए, यानी कि गर्मियों में ही मई और जून में लगभग इस बीमारी को देखने को मिलता है। तो आप गर्मियों में इस बीमारी से बचने के लिए टीका का उपयोग कर सकते हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड का टीका यानी कि TAB टाइफाइड का उग्र प्रवृत्ति का तथा पैराटाइड मंद प्रवृत्ति का रोग होता है, यानी कि टाइफाइड उग्र प्रवृत्ति का रोग होता है और पैराटाइफाइड निम्न या मंद प्रकृति का रोग होता है। किंतु दोनों ही संचारी रोग हैं, क्या है, दोनों एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। बैसिलस टाइफेसिस और बैसिलस पेराटाइफोसस द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु आंतों में प्रवेश पाकर रक्त द्वारा शरीर में फैल जाते हैं, यानी कि ये आंत में प्रवेश करते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए मृत जीवाणु में बने वैक्सीन जिसमें टाइफाइड और पैराटाइफाइड A व B जीवाणु होते हैं कि इसलिए TAB का वैक्सीन कहते हैं। टीके लगाए जाते हैं। प्रथम टीका 0.5 ml का, दूसरा 4 सप्ताह के अंतर 0.5 ml का लगाया जाना चाहिए। टीके से 1 वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बच्चे को टीका 1 से 2 वर्ष की आयु में लगवा देना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल के, मतलब क्या है, आपको बूस्टर टीका आपको क्या करना है, ग्रीष्मकालीन में लगवाना है, क्योंकि हैजा अधिकतर गर्मियों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरक्षण या टीकाकरण के संबंध में ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं। यद्यपि प्रत्येक टीका रोग विशेषज्ञ के प्रति शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके टेटनस टॉक्साइड यानी TT का टीका 3 टीके एक महीने के अंतर पर लगवा देना चाहिए। इससे माँ व नवजात दोनों सुरक्षित रहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो TT का टीका होता है टेटनस टॉक्साइड का, ये कितने दिन के अंतर पे लगाना चाहिए, तो ये 28 दिन के या 1 महीने के अंतर पे लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रत्येक टीका निर्धारित आयु व समय पर लेना चाहिए। यदि पहली खुराक शुरू करने में देरी हुई है तो उसी के अनुसार अगली खुराक का समय निर्धारित करना चाहिए, यानी कि अगर टीका का पहला चरण पहली बार टीका लगा है, देरी से लगा है, तो जब आपको टीका लगा उस दिन से आप जोड़ लीजिए और नेक्स्ट बार टीका जब लगवाइए तो आपको उसी समय के अंदर लगवाना है। नेक्स्ट है बच्चों को 1 वर्ष का पूरा होने तक खसरा DPT BCG तथा पोलियो खुराक भी लगवा देना चाहिए, यानी कि बच्चा 1 वर्ष का पूरा हो तो DPT और BCG का भी और पोलियो का खसरा सब चीज़ की वैक्सीन दी जानी चाहिए। मिश्रित वैक्सीन यदि मिश्रित रूप में उपलब्ध ना हो, जैसे DPT
तो उन्हें अलग अलग लेकर स्वयं एक साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको एक साथ मिश्रित करके नहीं लगाना है। अगर टाइफाइड का टीका पहली बार लगाया जा रहा है तो 1 से 2 महीने के अंतर पर 2 टीके लगवाए जाने चाहिए, यानी कि अगर टाइफाइड का टीका लगा है तो क्या करना चाहिए, 1 से 2 महीने का अंतर दोनों टीकों को बीच में होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को डीपीटी का टीका लग चुका है तो भी उसे टिटेनस टॉक्साइड का टीका अवश्य लगा देना चाहिए, यानी कि डीपीटी का टीका लगा है तो अलग से आप टीटी का टीका लगवा सकते हैं, टिटेनस टॉक्साइड का। नेक्स्ट है निम्न अवस्थाओं में टीके नहीं लगवाना चाहिए। अगर बच्चे को कोई छूत की बीमारी है, तेज बुखार है, उल्टी व दस्त है, रक्त का कैंसर है, तो इन सिचुएशन में बच्चे को आप टीकाकरण ना दें। नेक्स्ट है कोई भी टीका लगवाने से आधा घंटे तक पहले तथा आधा घंटे के बाद शिशु को दूध या अन्य खाने की चीज़ ना दें, यानी कि अगर आपको टीका लगवाना है तो आप बच्चा को लगवाना है तो बच्चे को ना आधा घंटे पहले दूध दीजिए, ना कुछ खिलाइए पिलाइए, ना आधा घंटा बाद खिलाइए। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, टीकाकरण करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी देखने को मिलती हैं। जब बच्चा शिशु और चेचक और बीसीजी का टीका दिया जाए तो उसके 1 माह के बाद ट्रिपल वैक्सीन देनी चाहिए। ट्रिपल वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन दिलवाने से पहले बच्चे को चिकित्सक की परीक्षण का अवश्य कराना चाहिए, यानी कि आप वैक्सीन दे रहे हैं तो बच्चे को चाहिए कि आप चिकित्सक से अच्छे से परामर्श ले लें। ठीक है, ये हम अपना पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।